एक स्टार गॉड की इस न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो आपने देखा था कि इतना तो यॉन और एंजल की फाइट चल रही थी, जहाँ एंजल कैसे बताती है कि उसे कितना ज्यादा गुस्सा है 10 फैमिलीज की तरफ। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था कि बैमॉस का ग्रुप भी यहाँ पे आ चुके हैं और अब स्टोरी में आगे जब बैम ने नोटिस कर लिया था कि उनके एनिमी उनके सामने है, हम देखते हैं कि स्क्रीन में यूरिया और इवान ने भी चीज देख ली है। जब यूरिया थोड़ा सा परेशान है, वो अपने एनिमी से मिल चुका है, तो क्या वो ठीक रहेगा? क्योंकि लास्ट टाइम जब यूरिया ने बैम को देखा था तो वो काफी ज्यादा कमजोर था। वे वापस फोकस करते हैं इनकी फाइट पर, जहाँ पे मैड डॉग का साथी कह रहा था कि कितना लकी हूँ मैं कि मुझे सीधे बॉस से फाइट करने का मौका मिल रहा है अपने एनिमी के। और साथ ही वो ये भी कहता है कि मुझे उसी टाइम गैस कर लेना चाहिए था जब मुझे $10 मिले थे। और तभी बैम उसके पीछे से एक लाइट को नोटिस करता है और देख पाता है कि वहाँ पे एंजल यॉन में बहुत ही खतरनाक अटैक कर रही है। जब बैम के साथ ही सोच रहे होते हैं कि आखिर इतनी ज्यादा पूरी जान लगा के क्यों अटैक कर रही है यॉन पे, वहीं उसका साथी कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड डेंजर में है, क्योंकि एंजल जब भी गुस्से में होती है तो वो अपनी पूरी जान झोंक देती है किसी को मारने के लिए। और हंसते हुए ये भी कहता है कि शायद अब तुम्हें उसकी बॉडी भी नहीं मिलेगी और ना ही उसके डॉलर। वही मून उससे कहता है तुम तो ऐसा बिहेव करो जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ भी नहीं। इस पर ये कहता है उससे हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हो टोड। ये सुनकर मुनाची और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे कहता है तुमने मुझे मेढक का तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कॉकी बास्टर्ड, क्या तुम्हें सही में मरना है? इस पर हंसते हुए मैड डॉग कहता है कि मरना उतना भी बुरा नहीं अगर तुम्हारे बस की हो ये करना। यह सुनकर मुनाची उसकी तरफ अपना वेपन हाई कर देता है और कहता है मरना उतना भी बुरा नहीं तो ठीक है, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी इस विश को पूरा करूंगा। और बाकी लोग कहते हैं तुम लोग पीछे ही रहो। और इसी के साथ मून तारी और मैड डॉग के बीच में भी एक्शन चालू हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि सामने वाला काफी ज्यादा शॉक हो जाता है इस चीज देख के कि मून तारी फ्लो कंट्रोल का भी यूज कर सकता है। वही बैम उसे बाद में ऑफर भी करता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन उसे रोक देता ही कह के कि न्यूबी तुम अपनी ताकत को बचा के रखो क्योंकि तुम्हें बाद में हाकिन से लड़ना है। और यहाँ पे वो उसे कहता है कि तुम्हें पिछले 1 मंथ से एक बार भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला तुम्हारी ट्रेनिंग की वजह से, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इन जैसे वीक लोगों को हैंडल करो और ये सब चीजें तुम्हें हम पे छोड़ देनी चाहिए। तुम अपनी ताकत को बचाओ ताकि तुम हाकिम को हरा सको, और सिर्फ तुम एक ही हो जिसके पास वो ताकत है सर विलियम और उनके दोस्तों का बदला लेने की। और मैं अपने गुरु विलियम को कैसे अपनी शक्ल दिखाऊंगा अगर मैं तुम्हारी ताकत को शुरू से यूज करवाना चालू करवा दूं, इसलिए तुम चिंता मत करो। और ये मत सोचना कि 10 फैमिली की वो लड़की और मैं इतने कमजोर है कि तुम्हारी मदद के बिना मारे जाएंगे। जब सामने वाला अपोनेंट भी पूरी तरीके से रंग में आ चुका था और एक हंस के कह रहा था कि तुम्हें लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही हमें हल्के में ले लिया, और अपनी एक नई पावर का यूज करता है, जहाँ हम देखते हैं पीछे बहुत सारी बड़ी बड़ी चेनें आ जाती हैं और उनके बारे में बताता है कि ये चिंशु चेन है जिन्हें कहा जाता है हेल इन अ सेल। और ये बताता है कि ये पावर उसे उसके मास्टर ने दी थी और वो तब तक गायब नहीं होगी जब तक कि वो मर नहीं जाता। और इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ये लोग वहां से आगे नहीं जा सकते जब तक वो इसे मार ना दे। और इससे ये भी बताता है कि वो कोई दूसरे लोग की तरह आंडू पांडू छोटा सा गुंडा नहीं है जिसे वो नॉर्मली हर दिन हराते हैं, तो इसीलिए उनका जितनी भी ताकत है वो सबके साथ इस पर अटैक कर सकते हैं। जिस पर मूनटारी भी कहता है ठीक है अभी पता लग जाएगा। और इसी के साथ इनके बीच में फाइट चालू हो जाती है, जहाँ ये चिल्लाते हुए अटैक करता है कि जैसे तुम्हें ये चीज पता लगेगी उसी टाइम तुम मर चुके होगे। हम काफी बैड एस फाइटिंग देख पाते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ एक चेन का यूज कर रहा होता है, दूसरा अपने वेपन का, एक दूसरे अपने अपने मोटिव से इस लड़ाई में। जब मूनटारी तरफ कह रहा होता है तुम्हें पता भी नहीं हमने कितना टाइम बिताया हेल ट्रेन के अंदर, सिर्फ इसलिए था कि हम अपने गुरु सराका की विश को पूरा कर सके। वहीं दूसरी तरफ यॉन और एंजल के बीच में भी बहुत खतरनाक फाइट अभी भी चल रही थी, जहाँ एंजल को मजाक उड़ाते हुए कह रही थी क्या कि तुम कर क्या रही हो लेडी, उन पे वापस अटैक करो, दिखाओ कि तुम्हारे अंदर क्या ताकत है उस नोबल फैमिली की जहाँ से तुम आती हो। अगर तुमने जल्दी से अटैक नहीं किया मुझ पे तो जहाँ तुम खड़ी हो वो चीज जल्दी टूटने वाली है और तुम किसी मच्छर की तरह मारी जाओगी, जैसा कोई मजाक होता है। वो यॉन अपने मन में सोच रही थी कि ये बहुत ही पावरफुल है, अगर वो कंसंट्रेट करके अपने शिंशु का यूज ना करे उसके अटैक को रोकने के लिए तो ये बचेगी नहीं। वही फार्टसो जो अभी भी स्प्रिंग की तरह वहां पे इधर उधर जा रही थी, वो चिल्लाते हुए कह रही थी कि अपने आप को डिफेंड करो, उस पर अटैक भी करो, साथ में उसे दिखा दो कि वो किस मिट्टी की बनी है। इस पर यॉन से चिल्लाते हुए कहती है अगर तुम्हें मदद नहीं कर सकती तो कम से कम शांत तो रहो। वही एंजल से बार बार अटैक करके उसे कह रही थी कि बहुत ज्यादा बोरिंग होते जा रहा है, आगे चक्कर क्या है, तुम अपनी पावर का यूज क्यों नहीं करी जैसे तुमने पहले किया था, क्या तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत है? जॉन भी सुनकर शॉक हो जाती है कि आखिर किस मोटिवेशन की बात कर रही है। उसी के साथ एंजल अपने ट्राइडेंट को पार्टसो की तरफ करके कहती है तो क्या मैं उस मोटी भैंस को पहले निपटा दूं? और इसी के साथ वो उड़ते हुए चिकन हेड के ऊपर अटैक कर देती है और वो जमीन पे गिर जाता है। और हम देखते हैं कि हांगजो जमीन पे पड़ा हुआ है, जिसे देखकर फार्टसो और यॉन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पे एंजल अपने ट्राइडेंट को जमीन में गाड़ते हुए उस हांगजो को टॉर्चर करते हुए उसका मजाक उड़ाती है कि कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तुमने कहा था कि तुम स्नो लेडी को जान से बचाओगे और तुम खुद ही मारे गए, और इसलिए तुम्हें किसी भी तरफ होने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए स्टूपिड बर्ड। और इसी साथ उसका गुस्सा ये भी निकलता है कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे इडियट है इस टावर के अंदर जो कि ग्रेट फैमिली और उनके मेंबर्स के आसपास घूमते रहते हैं, कितना पैथेटिक है ये, तुम्हारे जैसे लोग मुझे अंदर से घिन फील करा देते हैं, और तुम्हारे जैसे आवारा कुत्ते
जो कि ऐसे गलत पावर अथॉरिटी को फॉलो करते हैं, मैं उन सभी को मार देना चाहती हूँ। वही इयोन जो पास में खड़ी थी, अभी उसके मन में वही चीज चल रही थी, कैसे उसने किसी से पूछा था कि उसे फायर कंट्रोल करना सिखाए। वहीं दूसरी बात भी उसके दिमाग में घूम रही थी कि कैसे उसने कहा था कि जैसे ही इयोन फैमिली में कोई पैदा होता है वो वैसे ही फ्लेम बन जाते हैं। और इयोन को हम देख पाते हैं जिसका ऑरा भी अब चेंज हो गया था और काफी ज्यादा डेंजरस तरीके से उसे कहती है कि अपना पैर वहां से साइड हटा, वरना मैं तुम्हें जला दूंगी और राख करके रख दूंगी। हम देखते हैं कि इयोन के आसपास बहुत सारी फ्लेम्स आ चुकी है जहाँ वो गुस्से में है और इसी के साथ एंजल को धमका रही है कि इससे पहले कि वो अपना पैर हटा ले, वरना इयोन उसे जला के राख कर देगी और उसका बारबेक्यू बना देगी। जहाँ एंजल हंसते हुए कहती है कि ये फ्लेम क्या है जो तुम्हारे आसपास है, क्या किसी चांस से तुम गुस्से में हो। कितना क्यूट लगता है ये सब देखना। और इतनी छोटी सी बात के लेके तुम्हें अपसेट नहीं होना चाहिए, ये वाला कोई बात है गुस्सा होने के लिए? क्यों, मैं गलत कह रही हूँ क्या? वही इयोन उसे कहती है कि साइड हटा अपना पैर और एक बहुत ही बड़ा धमाका करती है अपनी फ्लेम का यूज करके, जिसे देखकर एंजल भी सीरियस हो जाती है कि आखिर ये क्या था। हम देख पाते हैं कि इयोन अपनी फ्लेम का यूज करके उड़ रही थी हवा में, जब बैम भी चेन के बाहर से नोटिस कर लेता है और सोचता है कि चल क्या रहा है। काफी अजीब सा लग रहा है मिस येवा को देखकर, इसकी फ्लेम इतनी ज्यादा वाइल्ड तो कभी नहीं थी और ऐसा लगता है उसकी फायर उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। वही अब इयोन और एंजल हवा में थे और आपस में फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे। जब एंजल उसे ताना मारते हुए कहती है तो तुम पूरी पागल हो चुकी हो, तुम्हें इससे भी नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हारे टीममेट की बॉडी का क्या हुआ। वही वो खुश होते हुए कह रही होती है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था जितना मैं सोचा था, और अब तुम्हारी आंखें पहले से काफी अच्छी लग रही है। जैसे तुम किसी को नीच नजरों से देख रही हो, तुम इससे घृणा करती हो, जैसे कि तुम लोग होते हो अक्सर ऐसी नीच आंखों से देखने वाले जो कि 10 फैमिलीज के मेंबर होते हैं। लेकिन हर एक अटैक के साथ इयोन की फ्लेम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, जो कि सब कुछ जला के राख कर देती थी। एंजल ये चीज देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी फ्लेम कैसे कोई सेंस ही नहीं बनाती, और अब उसे समझ में आ रहा था कि इयोन फैमिली के एक मेंबर की फ्लेम की पावर क्या होती है। और उसे थोड़ा सा रिग्रेट भी होता कि शायद उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया, लेकिन उसे साथ साथ कॉम्प्लीमेंट भी करती है कहते हुए कि इतनी अमेजिंग पावर को तुम अभी तक यूज क्यों नहीं कर रही थी। और यहाँ तक कहती है कि तुम्हें देख कैसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारा गुस्सा किसी लावा की तरह हो, और तुम कितनी जल्दी कैसे चेंज हो गई, पहले तुम कितनी सॉफ्ट सी लड़की थी। और एक काफी क्रीपी हंसी के साथ कहती है तुम एक पीस ऑफ वर्क हो, और मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ गया, वो तुम्हारी आंखें जो दूसरों को ऐसे देखती है कि दूसरा कचरे का ढेर हो, बिल्कुल मेरी माँ की तरह, वो भी मुझे ऐसी देखती थी। और इसी के साथ एंजल अपनी पास्ट लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताती है। जब हम देख पाते जब वो छोटी थी तो उसकी मम्मी कितनी बड़ी गरीब थी जो कि किसी की बातों में आ गई और एक रैंकर से प्यार करने लगी जो कि 10 फैमिली से था, और उसके कहने पर कि वो उसे बहुत चाहता है, उसके साथ शादी करेगा, उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई। और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि एंजल था। लेकिन वो लोग काफी गरीब थे। हम देख पाते उसके फ्लैशबैक में कि कैसे एंजल जब छोटी थी अपनी माँ से खाना मांगती थी, लेकिन उसे देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, और अंत में उसने उसे छोड़ दिया, जैसा कि उस रैंकर ने उसे छोड़ दिया था किसी बर्डन की तरह। और इसकी वजह से उसकी माँ पागल हो गई थी और उसको ऐसे ही देखती थी जैसे कि ये किसी तरह का बर्डन हो, और उसे कहती थी कि जैसे मेरा बाप तुम्हें छोड़ के चला गया वैसे तुम भी अपना ध्यान खुद रखो और मुझे छोड़ के चली जाओ। और वहाँ एंजल जब छोटी थी तो उसने अपनी मदर की आंखों में नोटिस किया कि कैसे वो इसे एक कचरे की तरह देखती है जो किसी भी स्ट्रीट्स पे पड़ा होता है बिना किसी वैल्यू के। वही प्रेजेंट में हम देखते हैं कि कैसे एंजल अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना रही है अटैक करने के लिए, और वो बार बार ये चीज बरबरा रही थी कि कैसे वो आंखें मुझे इस घृणा से देख रही थी, उसे देखने पर से या उनकी प्रेजेंस ही उनको सहन नहीं हो पाती, जबकि उसे इस दुनिया में लाने वाली भी वही थी और इस दुनिया में अकेला छोड़ने वाली भी वही थी। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। एंजल एक बहुत ही खतरनाक अटैक साथ ये भी कहती है कि उसे बस इतना ही चीजें पागल नहीं बनाती, इसके बाद भी उसने मुझे छोड़ने के बाद इधर उधर स्ट्रीट पे भटकना चालू कर दिया ताकि वो किसी 10 फैमिली के मेंबर को इस तरह फंसा सके। और ये कितना फनी है, जबकि उसे रियल में किसी को और प्यार करना था तो वो मैं थी। हम फ्लैशबैक में देख पाते कैसे एंजल छोटी थी, उसे उसकी माँ छोड़ के चली गई थी भटकने के लिए भूखा प्यासा, और यही चीज एंजल को गुस्सा दिलाती है बार बार। इसकी वजह से वो यौन को कह दी क्या तुम्हें भी वैसा ही गुस्सा नहीं आता, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे आसपास खड़ी हूँ एक कचरे की तरह। वही फ्लैशबैक में हम आई की भी स्टोरी देखते हैं जहाँ पे एंजल की माँ ने उसे एक ऐसे आदमी के साथ भेज दिया क्योंकि उसके लिए खाना लाया था, जहाँ उसकी माँ उसे बताती है कि काफी महंगा है और वो इसलिए सिर्फ लेके जा रहे हैं क्योंकि वो पैदा हुई एक टैलेंट के साथ, और उसे कहती है कि तुम बहुत ही किस्मत वाली हो कि तुम बच्ची हो 10 फैमिली की और तुम्हारे पास पैदा होने के साथ ही इतना अच्छा टैलेंट आया है। जहाँ छोटी सी एंजल की आंखों में देखते हैं कि कैसे इन सारी चीजों को सुन रही थी, जहाँ उसकी माँ से बोलती है कि रेगुल तुम एक बहुत ही ब्लेस्ड ह्यूमन हो, तुम्हारे जैसा सब कोई नहीं हो सकता, मैं भी पूरी जिंदगी तुम्हारी जैसी नहीं बन पाई क्योंकि मेरे अंदर पैदा होने के साथ वो टैलेंट नहीं था, और इसीलिए तुम्हें मेरे लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि मेरे वजह से तुम इस दुनिया में आई। प्रेजेंट में हम एंजल की आंखों में गुस्सा देखते हैं जो कि इसी चीज को लेके था कि वो कहती है कि मैं क्यों तुम्हारे लिए शुक्रगुजार हूँ, तुम्हें घंटा कुछ पता नहीं है, तुम्हें देखना चाहिए मेरे सामने जो है वो है असली इंसान जो कि ब्लेस्ड है। जिसके साथ ही एंजल एक बहुत ही खतरनाक अटैक यौन की तरफ कर देती है जहाँ चारों तरफ आग लग गई थी। वही बैम भी नोटिस कर लेता है कि ईवा अपनी लिमिट से ज्यादा पावर यूज कर रही है और वो किसी भी टाइम खतरे में आ सकती है, और इसी के साथ अपना पहला मूव चल देता है ये मन में सोचते हुए
कि सॉरी मुंटारी, मुझे इसे बचाना ही होगा। वही मुंटारी अपनी पूरी जान से अभी फाइट कर रहा था और चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम पहली बार ट्रेन पे आए हो, लेकिन उसके बाद भी तुम इतना एरोगेंट तरीके से बिहेव कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम फक से हो। उसे वो बात याद आती है जब विलियम्स ने पहली बार उसे देखा था और उसे बताया था कि तुम तो 10 फैमिली से भी नहीं हो, तुम्हारे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसी इस ट्रेन में आने की और तुम चैलेंज करते हो मुझे, क्या तुम्हारा दिमाग तो जगह पर है। लेकिन फिर भी विलियम्स ने उसे कहा कि तुम शायद बहुत ही यूजफुल हो सकते हो इस ट्रेन पे अगर तुम अपने ऊपर मेहनत करो। जब प्रेजेंट में उसके अटैक और भी ज्यादा इंटेंस होते जा रहे थे, जहाँ सिर्फ पास्ट की बातें भी याद आ रही थी, जहाँ वो कैसे विलम के साथ बैठा हुआ था और उससे पूछता है कि आप बार बार हेल ट्रेन में क्यों आते हो। दूसरा विलम उसे जवाब देता है कि मैं यहाँ आसपास इसलिए घूमता हूँ क्योंकि अभी मैंने कुछ काम अधूरे पड़े यहाँ पे। और आगे पूछने पर उसे बताता है कि कुछ काम उसके ऐसे गलत हुए हैं जो कभी भी ठीक नहीं हो सकते, लेकिन अब वो शायद यहाँ पे है क्योंकि उसके पास अब मुंटाई जैसे लोग हैं। वहीं प्रेजेंट में वो अपने अटैक को और भी ज्यादा डेंजरस कर देता है, कहते हुए कि अब टाइम आ गया है सराका को इस ट्रेन से बाहर निकालने का। लेकिन सामने से अटैक एक बहुत ही खतरनाक तरीके से ये कहते हुए आता है कि तुम्हारी पूरी एनर्जी भी इस काबिल नहीं है जो मुझे खत्म कर सके। और इसी अटैक के साथ हम देखते हैं कि मुंटारी आधा वाधा बढ़ चुका है, उसे 20 से काट दिया गया था उसके अपोनेंट के द्वारा। बैम भी चीज नोटिस कर लेता है और अब मैडम उसे कहता है तुम कहाँ जा रहे हो ज्यूवेल ग्रेस, मेरी तरफ से नजर मत हटाओ, तुम्हें मुझसे फाइट करनी। जहाँ उसका एक मजाक उड़ाता कहता है कि आदमी जो कि डी क्लास रेगुलर अपने वो कहता था और इतना चिल्लाता रहता था वो किसी काम का नहीं था, कितना घटिया है ये सब। उसकी आधी कटी हुई लाश को ही बड़ा देखते हैं और अपोनेंट कह रहा होता है कि कैसे इसकी तो इतनी भी इज्जत नहीं है कि डॉग फाइटिंग इसके अंदर ये खाने के लायक भी हो सके। वही वो एंजल की तरफ देख के भी कहता है कि लगता है वहाँ की फाइट भी जल्दी खत्म होने वाली है और नोटिस करता है कि कैसे एंजल जल गई जबकि वो काफी एक्साइटेड थी इस फाइट में सामने वाले को हराने के लिए। उसके बाद जरूर कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हैं। वही वो बैम को कहता है लगता है हम सिमिलर सिचुएशन में आ चुके हैं जहाँ तुम्हें भी अपने टीममेट को देखना है और मुझे भी, तो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। और अपने इंट्रोडक्शन के साथ कहता है कि मेरा नाम है बुलेसर इलियट, मैं यामा का एक मैड डॉग हूँ और अपने मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ सर हाकिन की मदद करने के लिए इस टेस्ट में तुम्हारे खिलाफ, और ये पता करने के लिए क्या तुम सच में वर्ती हो एक स्लेयर नॉमिनी बनने के। हाकिन सही में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है और इसीलिए मैं तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखाऊंगा और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए ताकि तुम प्रूव कर सको कि तुम इस पोजीशन को होल्ड करने के लायक हो। जहाँ बैम के अंदर भी हम गुस्सा देख पाते हैं जिसने अपने थ्रोन को बाहर निकाल लिया था और कह रहा था कि तुम अपने आप को कोसोगे जब ये चीज खत्म होने वाली है। जहाँ एक तरफ तो योन आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपनी फ्लेम से एंजल को जला के राख कर दी है, वही दूसरी तरफ मैड डॉग ने मुंटारी को मार दिया। इसी सैड पॉइंट के साथ टावर गॉड की एक्सप्लेनेशन वहीं पे खत्म करते हैं। आने वाले आप वीडियो में देखोगे कि कैसे बैम यामा की इस मैड डॉग को सबक सिखाने वाला है और साथ ही आने वाले वीडियो में क्या हाकिन और बैम आमने सामने होंगे या नहीं और इस सेकंड राउंड का आखिर क्या रिजल्ट निकलेगा, ये सभी चीजें जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको और वीडियोस देखनी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए।